गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन में। साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रमुख अधिनियमों की बात करेंगे। आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में जो प्रमुख अधिनियम पारित हुए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन वालों का कोई लिखित संविधान तो है नहीं, वर्तमान में भी नहीं है और उस समय भी नहीं था। तो फिर ये ब्रिटिशर्स भारत में शासन कैसे चलाते थे? तो साथियों, ये शासन चलाते थे अधिनियमों के द्वारा, जिनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो पहला हमारा अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है साथियों। यह भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक चरण था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है, वर्तमान में हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। तो भारत के संविधान को बनने में तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन साथियों संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। तो इसकी प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू हो गई थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में जाकर संविधान लागू हुआ है। लेकिन वर्तमान संविधान को बनने की प्रक्रिया साथियों रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो गई थी। यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट को स्वीकृत किसने किया? तो साथियों, स्वीकृत किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है साथी, ध्यान रखना कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई? तो साथियों, वो था रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा साथियों जो गवर्नर का पद था, उस गवर्नर के पद को और विस्तारित किया गया और गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय के कहने पर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति तो वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन साथियों देखो, मैं बताता हूँ, ये बंगाल के गवर्नर थे और इस अधिनियम के माध्यम से इन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति तो वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन साथियों ये बंगाल में ही बने थे। ठीक है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बाद में जाकर क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए, इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। अपेक्स का मतलब होता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय, यानी ठीक है, सर्वोच्च यानी शीर्ष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। ठीक है साथियों, सर एलिजा इम्फे को अपेक्स न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, जो कि साथियों 1781 में आया था। ये डेट ज़रूर याद रखना दोस्तों, डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो साथियों एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। अब इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया। इसके द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी ना साथियों, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया इस एक्ट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉक्स ऑफ इंडिया बिल की। देखो दोस्तों, बाकी सब तो एक्ट हैं, ये क्या है? ये बिल है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बिल और एक्ट में क्या अंतर है। बिल तो वो होता है साथियों एक जो संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी कर चुका होता है। अब संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय संसद की बात करें साथियों, तो भारतीय संसद में कोई विधेयक आया, बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक और एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। ठीक है साथियों, अब बिल अधिनियम कब बनता है? तो सब सुनना बड़े ध्यान से साथियों। यानी कोई भी बिल आया, वो बिल लोकसभा में आया, किसी भी सदन में रख सकते हैं वित्त विधेयक को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, यानी कोई बिल आया, उसको पहले लोकसभा में पारित किया गया,
लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षरित होने के लिए जाता है, और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो साथियों वो बिल एक्ट के अधिनियम में मतलब एक्ट में बदल जाता है। ठीक है, अब जो वो बिल हुआ करता था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद अब वो अधिनियम बन गया, अब वो कानून बन गया। ठीक है साथियों, अब ये पॉक्सो बिल था ना, ये कानून नहीं बन सका। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, जो पॉक्सो ऑफ इंडिया बिल है ये कब आया था? 1783 में आया था, और इस बिल को बर्क और फ्रांसिस ने तैयार किया था। ये वर्क नहीं है साथियों, बकरी वाला बे है। ठीक है, यानी बर्क और फ्रांसिस के द्वारा तैयार किया गया, परंतु यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों, यानी ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन हुआ करते थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से तो वो पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित नहीं हो सका, इसलिए ये बिल ही रहा, कानून का रूप नहीं ले सका। ठीक है साथियों, यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई। तो साथियों पॉक्सो ऑफ इंडिया बिल भारत से संबंधित है, और ये पहला अवसर था जिस मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार भी गिर गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, जो कि 1784 में आया था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया। ये साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, और इस नियंत्रण मंडल में कितने सदस्य थे? तो साथियों इस नियंत्रण मंडल में सदस्य थे 6 सदस्य। ठीक है, जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण एवं निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है दोस्तों, इस नियंत्रण मंडल का कार्य क्या होगा? जो भारतीय प्रशासन था उस भारतीय प्रशासन पर कंट्रोल स्थापित करेगा और निरीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और साथियों पर्यवेक्षण इंस्पेक्शन भी करेगा। ठीक है, पहली बार व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। ठीक है साथियों, इस एक्ट के द्वारा भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित हो गया। किस एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल का जो था, भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करता था साथियों, उसका नियंत्रण भारतीय वित्त पर हो गया। ठीक है, यानी भारत में जो पैसे संबंधी जो कार्य वो करते थे उन पर किसका नियंत्रण हो गया? गवर्नर जनरल का नियंत्रण हो गया। इससे पहले किसका नियंत्रण था? तो साथियों इससे पहले नियंत्रण हुआ करता था ब्रिटिश संसद का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1793 के एक्ट की। ठीक है साथियों, अब इसके द्वारा तय किया गया कि नियंत्रण मंडल के सदस्य और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1793 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो नियंत्रण मंडल का गठन किया गया था साथियों, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, उन 6 सदस्यों की और उसमें जो और कर्मचारी कार्य किया करते थे छोटे मोटे, उन सभी सदस्यों की और कर्मचारियों का जो वेतन है वो साथियों भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इससे पहले किससे दिया जाता था? तो साथियों इससे पहले जो ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, वो ब्रिटेन की संसद इनके वेतन की व्यवस्था करती थी। ठीक है, लेकिन 1793 के एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि भारत का जो राजस्व होगा उस भारतीय राजस्व से इनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वेतन 1919 तक भारतीय राजस्व से दिया जाता रहा। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। ठीक है साथियों, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आपको याद रखना साथियों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि चीन के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार हुआ करता था, जैसे चाय का, चीनी का, इनका व्यापार हुआ करता था। चीन बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार था, इसलिए चीन के साथ एकाधिकार को बने रहने दिया गया, बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा के प्रसार की अनुमति दी गई। ठीक है दोस्तों, पहली बार अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया। बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ये साथियों 20 साल के अंतराल में आया करता था। ठीक है, इससे पहले कब आया था? 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद कब आएगा साथियों? इसके बाद आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो फिलहाल हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की।
इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी जो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था, उस चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। कुल मिला के पूरी तरीके से जो कंपनी का एकाधिकार था उसे साथियों बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, अब इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा भी समाप्त कर दी गई, वो आगे आ जाएगा साथियों। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति विलियम बेंटिंक बने। साथियों, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था साथियों। जो हमारी भारतीय संस्कृति की कुप्रथा थी, सती प्रथा, उस सती प्रथा को पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए साथियों, कितना गजब का काम हुआ था कि 1833 के जो चार्टर एक्ट था, उस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया। दास प्रथा एक गुलाम प्रवृत्ति की प्रथा थी साथियों। यानी दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, दासों का व्यापार हुआ करता था। लोग काम कराने के लिए उन दासों को खरीदते थे। ठीक है साथियों, यानी गरीब देशों के लोग हुआ करते थे, जैसे अफ्रीका के लोग ज़्यादा दास प्रथा में शामिल थे। ठीक है साथियों, इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। साथियों, लॉर्ड मेकाले को कौन नहीं जानता? मेकाले की शिक्षा पद्धति तो काफ़ी मशहूर है। ठीक है दोस्तों, क्या थी शिक्षा पद्धति उसकी? लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति थी साथियों कि रंग रूप और शारीरिक ढंग से तो वो भारतीय कहलाएगा, लेकिन आंतरिक मानसिक रूप से वो अंग्रेज़ कहलाएगा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में उनको शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी और पूरे अंग्रेजी कल्चर को फॉलो करते थे इस लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के तहत। ठीक है साथियों, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया और उस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो लॉर्ड मेकाले को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। भारत में कानून का केंद्रीकरण किया गया। कानून का केंद्रीकरण का मतलब होता साथियों, जो कानून की शक्ति थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई। ठीक है, और किसके पास इकट्ठी हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। यानी अब पूरे भारत में कानून बनाने की जो शक्ति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई और उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। अब किसी और शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया और किसी को शक्ति को बांटा नहीं गया। जो भी कार्य होते थे वो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ही हुआ करते थे। चलिए, कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास आ गई। ठीक है दोस्तों, यानी एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये तो मेन व्यक्ति था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए एक उसकी परिषद भी हुआ करती थी। ठीक है साथियों, उसको गवर्नर जनरल परिषद के नाम से, कार्यकारिणी परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास आ गई। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये साथियों 10 लाख नहीं है, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये 1 लाख रुपए उस समय काफ़ी पैसे हुआ करते थे, काफ़ी बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, यानी भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेकाले के द्वारा ये प्रावधान किया गया और मेकाले कौन से अधिनियम से संबंधित है? 1833 का चार्टर एक्ट के संबंधित है। ठीक है, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही तो उसे विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है साथियों, चलिए अब बात करते हैं 1853 के एक्ट की। ये 20 साल बाद आया था, 1833 के अधिनियम के 20 साल बाद आया था। इस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है साथियों, यानी कार्यपालिका शक्ति अलग होंगी और विधायी शक्तियाँ अलग होंगी। तो 1853 के अधिनियम के माध्यम से ये पहला कार्य किया गया। चलिए दोस्तों, विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी जो विधि सदस्य हुआ करते थे साथियों, जो विधि आयोग गठित किया गया था ना 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, उन विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बंगाल जैसे प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है साथियों, एक तो गवर्नर होता है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। ठीक है साथियों,
उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। बंगाल जो कि बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था साथियों, इसीलिए तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अब इस पहले बंगाल में क्या क्या आते थे साथियों, देखो बंगाल में आते थे आपका वर्तमान म्यांमार, ठीक है, जो कि म्यांमार तो 1937 में अलग हुआ है, तो म्यांमार आता था। इसके बाद आपका बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, असम वगैरह, ये जो पूर्वोत्तर जो राज्य हुआ करते थे, इससे ये साथियों बंगाल प्रांत में ही आया करते थे, ठीक है। तो बंगाल जैसे प्रांत के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नौकरियों का चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया, ठीक है साथियों। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया है, यानी कंपटीशन एग्जाम के जरिए योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। तो उस समय भी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एग्ज़ाम के जरिए, यानी प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के जरिए योग्य व्यक्तियों को नौकरियों में चयनित करने का प्रावधान किया गया। बात करते हैं 1858 के एक्ट की। देखिए साथियों, 1858 के एक्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे एक साल पहले 1857 में एक 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है साथियों। यानी 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि काफ़ी मशहूर है, एग्जामों में उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई? तो ये दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। यानी राजा महाराजाओं को सही तरह से कार्य नहीं करने दे रहे थे, और धार्मिक लोगों पर, यानी धार्मिक दृष्टि से भी लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे ये लोग। जैसे आपको अच्छी तरह पता होगा कि एक जो एनफील्ड राइफ़ल आई थी, उस एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से पहले मुंह से जो बारूद था, उस बारूद को खोलना पड़ता था मुंह से, ठीक है। और ये अफवाह फैल गई थी कि उस जो गोला है, उस गोले में गाय और आपके सूअर की चर्बी मिलाई गई थी, ठीक है साथियों। तो ये अंग्रेज़ों ने खिलवाड़ किया था भारतीय धर्म व्यवस्था में। तो इस वजह से इस क्रांति ने बहुत बड़ा रूप लिया। ये तो साथियों बच गए, नहीं तो इसको इन अंग्रेज़ों को 1857 में भगा देते। यानी कुछ जो हमारे राजनेता हुआ करते, राजनेता से मतलब जो राजा महाराजा यानी रियासत के जो लोग थे, उन राजा महाराजाओं ने साथियों अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस वजह से ये भारतीय जो क्रांति थी, 1857 क्रांति, ये असफल साबित हो गई। लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा सबक सिखाया। तो उस क्रांति से प्रेरित होकर इन्होंने 1858 का एक एक्ट लाया गया। उस 1858 के एक्ट में साथियों क्या क्या प्रावधान किए गए कि 1858 के एक्ट की घोषणा ब्रिटेन की महारानी के द्वारा इलाहाबाद में की गई। यहाँ आपको याद रखना है साथियों कि 1858 का जो अधिनियम आया था, उस जो एक्ट आया था, उस एक्ट की घोषणा किसने की? तो साथियों ब्रिटेन की महारानी ने की। और कहाँ पे की? इलाहाबाद में की, जो कि यूपी में पड़ता है साथियों, ठीक है। इसकी मुख्य बातें निम्न हैं। इसकी मुख्य बातें क्या हुआ करती थी, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके द्वारा भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त हो गया और अब सीधे ब्रिटेन क्राउन के अधीन आ गया, ठीक है साथियों। यानी महारानी ने घोषणा की कि अब 1858 के जो अधिनियम है, उसके माध्यम से इन्होंने ये घोषणा की गई साथियों कि अब कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कंपनी का जो आधिपत्य था भारत में, उस कंपनी के आधिपत्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और भारत का जो कानूनी व्यवस्था थी, वो सीधी तरीके से किसको सुपुर्द कर दी गई? ब्रिटिश क्राउन को सुपुर्द कर दी गई, ठीक है दोस्तों। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद का स्वरूप बदला और वायसराय के पद का सृजन किया गया, ठीक है दोस्तों। यानी गवर्नर जनरल का जो पद था, उस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद कब से चलता आ रहा है साथियों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उससे पहले गवर्नर हुआ करता था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और अब गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और भारत के पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको एक बात और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता देता हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है साथियों, जिसे वीर सावरकर ने क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय जो वायसराय कौन थे, यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल थे साथियों लॉर्ड कैनिंग, और इन्हें ही पहला वायसराय बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके पहला वायसराय जो बनाया गया, वो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। एक नए पद का सृजन किया गया जिसका पद नाम भारत सचिव था। साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है
मैं कुल मिला के अगर ये बात कहूँ आपको कि दोस्तों 1858 का सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, तो साथियों सबसे प्रमुख बिंदु है वो यही है कि इस एक्ट के माध्यम से साथियों एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है साथियों। आगे इसकी बात आएगी साथियों, जैसे मार्लेमेंटो सुधार आएगा 1809 का, फिर मोंटेक्सो चेम्सफोर्ड आएगा। तो ये साथियों गवर्नर वो वायसराय और भारत सचिव दोनों मिलकर ही इन मामलों को निपटारा करेंगे। ठीक है साथियों, यह भारत सचिव भारतीय मामलों का मंत्री हुआ करता था। ठीक है साथियों, जो भारत सचिव होता है वो भारत सचिव क्या हुआ करता था, भारतीय मामलों का मंत्री हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाने लगी। गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया, अब तो वायसराय हो गया। ठीक है, यानी वायसराय और गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाने लगी। भारतीय राजाओं के साथ संधि और समझौतों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीयों के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अंग्रेज थे वो भारतीय धार्मिक मामलों में यानी भारत के धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे। उसी की वजह से तो 1857 क्रांति जैसा विद्रोह खड़ा हो गया। अब उन्होंने निश्चय किया कि हम भारतीयों के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1961 के अधिनियम की। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा, यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है दोस्तों, यानी जो 1861 का अधिनियम आया था, उस 1861 के अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया, जो वायसराय की कार्यकारिणी हुआ करती थी ना, जो पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी हुआ करती थी, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को क्या नाम दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है दोस्तों, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाने लगी। यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था ना साथियों, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी जो वाइस गवर्नर उपराज्यपाल हुआ करता था, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, गवर्नर जनरल के द्वारा की जाने लगी। गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय के द्वारा की जाने लगी। अब बात करते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो साथियों 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तत्कालीन समय में जॉन मार्ले यानी जो मार्ले थे वो तो थे साथियों भारत सचिव, तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए भारत सचिव और वायसराय दोनों से संबंधित है ये, इसलिए इसे मार्ले मिंटो कहा जाता है। ठीक है, तो मार्ले कौन थे, वो तो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसका जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मिंटो जो भारत के वायसराय हुआ करते थे, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब साथियों ये होता है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया। जैसे हिंदू अलग, वो अलग निर्वाचन प्रणाली उनके लिए होगी और मुस्लिमों के लिए अलग होगी, ईसाइयों के लिए अलग होगी। यानी सांप्रदायिक भेदभाव यानी सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए, वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया और शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। ठीक है, यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी ना साथियों, उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी इस कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है दोस्तों, वार्षिक बजट पर बहस की अनुमति तो मिली परंतु मतदान की नहीं, तथा सार्वजनिक मामलों पर भी बहस करने की अनुमति मिली परंतु मतदान की नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भारतीयों को शामिल तो कर लिया गया और पहली बार शामिल होने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, लेकिन दोस्तों इन्हें वार्षिक बजट जो बजट हुआ करता था उस बजट पर बहस करने की अनुमति तो थी, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे, यानी मतदान नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार सार्वजनिक मामलों में जो बहस तो कर सकता था ये व्यक्ति, लेकिन क्या था, मतदान करने की अनुमति इन्हें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, फिर कोई मतलब नहीं हुआ पद का,
बस शामिल कर लिया गया, इसका कोई और ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार मिला, 1909 के अधिनियम का दोष। ठीक है दोस्तों, यानी अब इस 1909 के अधिनियम को दोष को पढ़ने से पहले मैं ऊपर वाले बिंदु पर चर्चा कर लेता हूं साथियों कि बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार मिला। आप सीमित प्रस्ताव यानी सीमित बातें कर सकते हो, सीमित बहस कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो, लेकिन वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। अब इस मार्ले मिंटो अधिनियम के कुछ दोष भी थे। ठीक है साथियों, अब दोष क्या थे? इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक मताधिकार। ठीक है साथियों, यानी पृथक मताधिकार क्षेत्र में अलग अलग बांट दिया गया धर्म के आधार पर। ठीक है साथियों, इसकी सबसे बड़ा दोष था, यानी धर्म के आधार पर आपको सांप्रदायिक तरीके से आपको अलग अलग बांट दिया गया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, मुसलमानों को दोहरा मताधिकार दिया गया, जिसके कारण सामान्य निर्वाचन में भी भाग लेते थे और आरक्षण पदों पर भी भाग लेते थे। यानी हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों को अधिक अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी दोहरा मताधिकार दे दिया गया, जिसके कारण सामान्य निर्वाचन में भी वो भाग ले सकते थे और आरक्षण जो आरक्षित पद हुआ करते थे उन आरक्षित पदों पर भी वो भाग ले लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ये उसी प्रकार था साथियों जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था ना, जिसमें मार्ले कौन हुआ करते थे? मार्ले तो भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो वायसराय हुआ करते थे। और इस समय भी ऐसा ही हुआ साथियों, जो मॉन्टेस्क्यू थे वो मॉन्टेस्क्यू तो क्या थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे साथियों? वो चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया प्रस्ताव के आधार पर आया था। ठीक है दोस्तों, होम रूल आंदोलन को तो आप अच्छी तरह जानते हो, जो कि किसने चलाया था? ये साथियों एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। ठीक है साथियों, एक प्रस्ताव भी था मेसोपोटामिया प्रस्ताव। तो होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया प्रस्ताव के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया। इसके जनक की बात करें तो साथियों इसके जनक थे लियोनस कार्टिस। ठीक है साथियों, किसके जनक? 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस थे। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है दोस्तों, यानी द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, इसमें दो विषय होते थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। यही द्वैध शासन प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, यानी द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ करते थे? दो विषय थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है साथियों, इस अधिनियम के द्वारा सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियनों को आरक्षण दिया गया। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा? यानी ये जो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियनों को आरक्षण दिया गया और सांप्रदायिक प्रणाली के तहत इन्हें अलग अलग चुनाव मताधिकार के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन्हें बांट दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई तथा केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग पेश करने की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य का जो बजट हुआ करता था उसे अलग अलग पेश करने की शुरुआत कब से हुई साथियों? तो 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के आधार पर की गई। ठीक है, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, जो वर्तमान में आपके संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी ये 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में अधिनियम में कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के आधार पर ली आयोग का गठन किया गया। आपको याद रखना है साथियों, जो ली आयोग बना वो ली आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसकी सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोक सेवा आयोग है साथियों, लोक सेवा आयोग का गठन मतलब कौन सी समिति के आधार पर किया गया? तो ये साथियों जो ली आयोग था ना, ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? 1926 में।
ये साथियों डेट भी याद रखना कि लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम 1921 में नरेंद्र मंडल अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि 1921 में नरेंद्र मंडल आया और ये नरेंद्र मंडल जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनसे संबंधित है। और इस नरेंद्र मंडल के जो पहले अध्यक्ष थे साथियों, वो पहले चांसलर बनाया गया महाराजा गंगा सिंह को। और ये महाराजा गंगा सिंह कहाँ के हुआ करते थे? बीकानेर के हुआ करते थे। अब मैं आपको बता देता हूँ जो जनता से संबंधित थे वो साथियों, जो प्रजामंडल आंदोलन था, वो प्रजामंडल आंदोलन 1937 में जो सुभाष चंद्र बोस बने थे साथियों, उसके अध्यक्ष। ठीक है, 1937 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनकर आए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना की थी। ठीक है, और राजा महाराजाओं से संबंधित नरेंद्र मंडल की स्थापना पहले ही हो गई थी। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई और इसके पहले अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो साथियों गंगा सिंह को बनाया गया। ठीक है, मताधिकार को अधिक विस्तार किया गया। तो साथियों इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को और अधिक विस्तार किया गया। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों। जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड था, उस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी पहली बार महिलाएं वोट दे सकती थी। सबसे पहले महिलाओं को, ये नोट के थ्रू आप याद रख लें साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने 1795 में दे दिया था। ठीक है, यानी सबसे पहले महिलाओं को अधिकार देने, यानी मत का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार देने वाला अगर कोई देश था वो था साथियों न्यूजीलैंड। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में साथियों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये आप डेट भी याद रख लेना साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1795 में न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। अब बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। ठीक है, ये 1935 के अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट अधिनियम है साथियों। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में जो ज़्यादातर पार्ट है वो साथियों 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, अब इस अधिनियम को साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर लाया गया। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि यह दास्ता का चार्टर है। ये साथियों ये वक्तव्य भी आप याद रखना साथियों, स्टेटमेंट याद रखना। इन स्टेटमेंटों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फलाना स्टेट किसने कहा। ठीक है दोस्तों, अब इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने क्या कहा था, यानी 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह दास्ता का चार्टर है। ठीक है, और नेहरू ने दूसरी बात और कही कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक हैं परंतु उसमें गाड़ी खींचने वाला इंजन नहीं है। देखो कितनी गजब की बात कही है दोस्तों। यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का प्रतीक भी बताया और दास्ता का प्रतीक बताते हुए इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें अनेक तो ब्रेक हैं लेकिन इसमें गाड़ी खींचने वाला इंजन नहीं है। ठीक है साथियों, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके बारे में कहा था कि यह मूलतः सड़ा गला हुआ और बेकार वस्तु है। ठीक है दोस्तों, यानी 1935 के अधिनियम के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, यह मूलतः सड़ा गला हुआ और बेकार वस्तु है। 1935 के अधिनियम के द्वारा पहली बार संघ शब्द आया। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बिंदु है कि संघ शब्द पहली बार, संघ का मतलब होता है फेडरल। ठीक है दोस्तों, यानी संघ शब्द पहली बार कब आया, 1935 में आया और इन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को शामिल किया गया। ठीक है, यानी 1935 के अधिनियम में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को शामिल किया गया था। 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। इसके माध्यम से प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटाया गया और केंद्र में लगाया गया। ठीक है दोस्तों, जो 1909 का अधिनियम था ना साथियों, जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, उस मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में लगाई गई। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए, इस अधिनियम के माध्यम से 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी 1937 में बर्मा को अलग किया गया। किस अधिनियम के माध्यम से, 1935 के अधिनियम के माध्यम से।
इस अधिनियम के माध्यम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से मानवाधिकार और आरक्षण को और अधिक बढ़ाया गया, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा मानवाधिकार यानी मानव के जो अधिकार होते हैं उस मानवाधिकार और आरक्षण को और अधिक बढ़ाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय भारत का उल्लेख किया गया जो कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। ठीक है दोस्तों, यानी 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय भारत का उल्लेख किया गया जो कि कभी अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय भारत का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो साथियों इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों कमेंट भी करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।